नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। देश की राजनीति और खासकर विपक्षी राजनीति पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। आज सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ लड़ने की एकजुटता दिखाने की बात की गई है। लेकिन सवाल यह है कि किसके नेतृत्व में? इंडिया यही जानना चाहता है कि आखिर विपक्ष की तरफ से मोदी के खिलाफ नेता कौन होगा। वही लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तालिबान के साथ चीन पाकिस्तान है, उसी तालिबान से वो डर क्यों रहे हैं। जबकि लोग बिहार की राजनीति पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं कि लालू परिवार कहीं आपसी लड़ाई में टूट तो नहीं रहा है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ इन दिनों मोर्चा खोला है, उसके बाद पार्टी में हालात और बिगड़ चुके हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, यह खबर पटना से है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरजेडी कार्रवाई कर सकती है। तेज प्रताप अगर आगे भी पार्टी विरोधी इसी तरीके से बयान देते रहे जो बीते 72 घंटे से वो दे रहे हैं, तो इसका खामियाजा तेज प्रताप को उठाना पड़ सकता है। वो लगातार कैमरों के सामने आके, मीडिया के सामने आके बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ भला बुरा बोल रहे हैं और यही कुछ चीजें पार्टी आलाकमान यानी उनके अपने पिता, उनके अपने भाई लालू यादव और तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आ रहा है। आज तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी से मिलने उनके घर गए, लेकिन तेजस्वी ने अपने बड़े भाई से मिलने में आनाकानी की। कल प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ काफी भला बुरा कहने के बाद आज तेज प्रताप यादव तेजस्वी से मिलने गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तेज प्रताप का यह आरोप है कि तेजस्वी से वो मिल रहे थे कि तेजस्वी के खास संजय यादव उन दोनों भाइयों के बीच में आ गए। दरअसल सारी लड़ाई इन्हीं संजय यादव को लेकर है और आरोप यह है तेज प्रताप का कि संजय यादव तेजस्वी को लेकर अंदर चले गए और उनसे बात नहीं करने दी। दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार को देखकर लगता है कि लालू के परिवार में पार्टी पर दबदबे को लेकर घमासान काफी तीखा हो चुका है। देखिए इसी पर मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार की एक खास रिपोर्ट कि क्या ये लालटेन जलती रहेगी या बुझने का इसके वक्त आ गया है। I'm not accountable to Tej Pratap. I'm accountable to Lalu Prasad. Who is Tej Pratap? Who is Tej Pratap? Who is Tej Pratap? अब पिताजी से जाकर के पूछिए कि हु इज तेज प्रताप यादव, हु इज तेज प्रताप यादव, हु इज तेज प्रताप यादव। पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हु इज तेज प्रताप यादव। विरासत की राजनीति जब सिर चढ़कर बोली तो 33 साल के लालू के बड़े लाल अपने आपे में नहीं रहे। होंगे जगदानंद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, होंगे वो लालू प्रसाद के बेहद करीबी, होंगे राजनीति के पुराने खिलाड़ी, लेकिन परिवार की पार्टी में तेज प्रताप उनको उनकी हैसियत दिखाने पर अड़ गए हैं। नियम के जो विरुद्ध जाता है हमको कष्ट हो जाता है। अगर इनके ऊपर जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे इस संविधान को लेकर। भक्ति भाव में डूबे तेज प्रताप अच्छे से जानते हैं कि शक्ति तो सत्ता में होती है। तेज प्रताप धर्म कर्म की बातें भले करते रहें, लेकिन सत्ता के प्रताप से अनजान भी नहीं है। इसीलिए 6 अगस्त को जब आरजेडी दफ्तर में ही छात्र आरजेडी की बैठक की तो उसमें सिर्फ अपने करीबी नेताओं को बुलाया और पोस्टर पर तेजस्वी की तस्वीर नहीं लगने दी। इस पर सवाल उठा तो जवाब कुछ ऐसा था। बनेंगे, हमने तो हमेशा बोला कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन लोग को लग रहा है कि किस तरीके से इन लोग की जो कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है किस तरीके से तोड़ी जाए। इन लोग का मेन मकसद यही है। तेज प्रताप जुबान से भले ही तेजस्वी को अपना अर्जुन कहते हों और खुद को कृष्ण, लेकिन वो युधिष्ठिर की तरह ताज अपने सिर पर चाहते हैं। और हाँ, कृष्ण अर्जुन से याद आया कि आज तेज प्रताप तेजस्वी से मिलने गए, लेकिन वहाँ से निकले तो शिकायतों का पुलिंदा लेकर। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप को लगता है कि उनके सपनों के रास्ते में जगदानंद खड़े हो गए हैं, इसीलिए उनके खिलाफ जब तक फुफकारते रहते हैं। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों
सिस्टम यहाँ बनाना चाहेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जगदानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे। तेज प्रताप के रुख से नाराज जगदानंद ने इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन तेजस्वी राबड़ी और लालू यादव के मनाने से मान गए, फिर भी कड़वाहट गई नहीं। 15 अगस्त को तो पार्टी दफ्तर भी नहीं गए, जिसके कारण तेजस्वी को झंडा फहराना पड़ा। लेकिन तेजस्वी जगदानंद की नाराजगी को भांप गए और फिर राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी, तेजस्वी और जगदानंद की बैठक हुई। बैठक से निकलने के बाद वो सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने तेज प्रताप के करीबी छात्र नेता आकाश यादव को पार्टी से बाहर कर दिया और गगन को कमान दे दी। तेज प्रताप को रौद्र रूप दिखाने के लिए इतना ही काफी था। तो गठन जिसका था ही नहीं तो उसकी क्या बैठक होगी? हमारा जो अध्यक्ष है, जो बना हुआ, वो आया हुआ है नौजवान, बहुत तेज, जो पिछली बार लाठियां चली, माथा तोड़ दिया था उसका, वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है कानून में। छात्र के संरक्षक को पूछा नहीं गया, फिर से पार्टी कार्यालय में कोई भी आदमी जाता है तो उसको बेइज्जत करके लौटा दिया जाता है। पिताजी के साथ वो मंत्री रह चुके हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिना किसी को नोटिस दिए हुए कि भाई उसकी गलती क्या है। लालू की पार्टी में मचा ये घमासान उनके घर में सत्ता की लड़ाई को दिखाता है। लालू पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य हैं, बड़े बेटे तेज प्रताप विधायक हैं, छोटे बेटे तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्षी दल के नेता हैं, बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं और लगता है कि पार्टी में दबदबे को लेकर परिवार में दरार पड़ने लगी है। तेज प्रताप और जगदानंद लालू के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में अंपायर बनना चाह रहे हैं क्रिकेटर से नेता बने लालू के छोटे लाल तेजस्वी। वो इस तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज मीसा भारती। ऊपर से देखने में मामला पार्टी का लगता है, लेकिन है विशुद्ध घर के अंदर का। इसीलिए घर के मुखिया को ही अब फैसला लेना है। मुखिया यानी लालू प्रसाद, जो दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पटना में निधि झा के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। आपको यहाँ पर दो बातें समझनी होगी। ये दोनों भाई जो हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, उम्र में तेज प्रताप बड़े हैं, तेजस्वी छोटे हैं, लेकिन राजनीतिक सियासत को सौंपने के हिसाब से लालू यादव ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, सबकी जानकारी में तेजस्वी को बड़ा दिखा दिया है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लालू और राबड़ी जी को यह लगता है कि तेजस्वी ज्यादा प्रभावी नेता बन सकते हैं तेज प्रताप यादव से, और शायद इसीलिए तेज प्रताप के मन में वो गठान अभी भी है। हालांकि वो बोलते नहीं हैं, वो हर जगह यही कहते हैं कि अपने छोटे भाई तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अब ये मन की कसक कहीं ना कहीं इस झगड़े में भी दिखाई देती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन उनके भाई तेज प्रताप आज उनके घर से गुस्से में निकले कि उनको उनके भाई से मिलने ही नहीं दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि लालू परिवार में दोनों बेटों में विवाद काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। तेज प्रताप पर कार्रवाई के आसार इसलिए दिख रहे हैं कि जगदानंद सिंह के खिलाफ बयानों से बेहद नाराज है लालू यादव। तेज प्रताप ने हिटलर तक कहा है जगदानंद सिंह को। जगदानंद सिंह लालू यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ यह भी खबर है कि जब जगदानंद ने लालू से अपनी नाराजगी जताई तो लालू की तरफ से कार्रवाई की खुली छूट उनको मिली है। साथ ही तेजस्वी भी अपने भाई से परेशान नजर आते हैं और शायद इसीलिए तेज प्रताप जब घर गए तो तेजस्वी उनसे नहीं मिले, जैसा कि खबरें निकलकर बाहर आई हैं, जैसा कि रिएक्शन तेज प्रताप का आया है। ऐसे में अगर आगे तेजस्वी के किसी बयान पर ऐतराज हुआ तो वो मुश्किल में पड़ भी सकते हैं। ये सारा झगड़ा परिवार का है, तो परिवार में कोई तेजस्वी के साथ होगा तो कोई तेज प्रताप के साथ। कौन परिवार में कहां बटा हुआ है, इनको भी एक ग्राफिक्स में समझिए। पार्टी और परिवार की तराजू लालू के हाथों में है, जिसमें एक पलड़े पर तेजस्वी के साथ मां राबड़ी देवी हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी हैं। वहीं दूसरे पलड़े पर मीसा भारती, जो कि सबसे बड़ी बेटी हैं, सबसे बड़ी बहन है, सांसद हैं, वो अपने भाई तेज प्रताप जो कि बड़े हैं उनके साथ है। लेकिन 100 सोनार की और 1 लोहार की। तो सवाल यह है कि लालू किस लाल के साथ खड़े होंगे।
यही बता रही है मेरी सहयोगी निधि श्री झा अपनी इस खास रिपोर्ट में। कैसे सुरक्षित रहेगा राष्ट्रीय जनता दल और कौन रखेगा सुरक्षित? लालू बीमार है और उनके दोनों बेटों में वर्चस्व के लिए घमासान है। तो सवाल है कि लालू करेंगे क्या, क्योंकि दोनों बेटों के पास लालू के नाम की ही पूंजी है। मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानूंगा नेता किसी को। क्यों मानूं मैं नेता? तो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हम क्यों माने उसको नेता? मैं नहीं मानता इन लोगों को नेता। सोचते हैं कि खबर नहीं होता है तेज प्रताप यादव को। दूसरा लालू यादव ऐसे ही हम नहीं कहलाते हैं। तेज प्रताप का गुस्सा जगदानंद के बहाने अपने भाई तेजस्वी पर फूटा। बड़ा भाई होने के नाते तेज प्रताप अपने लिए जो जगह चाहते हैं वो उनको मिल नहीं रही। लेकिन अगर ऐसे ही उनकी बगावत चलती रही तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तेज प्रताप सिर्फ रिश्तों की भावुकता देख रहे हैं, जबकि राजनीति सिर्फ भावना से नहीं चलती। तभी तो पार्टी की 25वीं वर्षगांठ पर लालू ने जिन लोगों की जमकर तारीफ की, उनमें वो जगदानंद भी हैं, जिनको तेज प्रताप फूटी आंख देखना नहीं चाहते। चल रही है हमारे आज स्वर्गीय यशस्वी भाषण जगता जी देते हैं, इतनी जानकारी है, बहुत जानकारी है जगदानंद सिंह को। अब तेजस्वी की बात कीजिए तो इन्हें लालू ने आरजेडी की कमान बहुत पहले सौंप दी थी और तेज प्रताप बस अपनी जुबानी ही उनके सारथी बनकर रह गए। लेकिन आखिर बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे पर लालू को ज्यादा भरोसा क्यों है? लालू प्रसाद यादव की 9 संतानों में 7 बेटियां हैं और 2 बेटे, इनमें से 3 राजनीति में हैं। बेटी मीसा को लालू ने दिल्ली भेज दिया है तो बिहार की कमान छोटे बेटे तेजस्वी के हाथ में है। बड़े बेटे तेज प्रताप राजनीति में तो हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ शंख बजाने का रह गया है। दरअसल तेज प्रताप को पार्टी की कमान न देने का फैसला लालू यादव ने बहुत सोच समझकर किया है। इसके पीछे है उनकी शख्सियत। तेज प्रताप तुनक मिजाज हैं। धार्मिक कामों में उनकी रुचि ज्यादा है। कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। तेज प्रताप की शादी और तलाक के बाद परिवार की किरकिरी उनके इसी मिजाज के चलते हुई। कभी तेज प्रताप बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं, कभी शिव का रूप धारण किए हुए, कभी हैंडपंप के नीचे नहाते हुए देखे जाते हैं, तो कभी अचानक गायब हो जाते हैं और फिर वृंदावन में पाए जाते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव की कोशिश लालू यादव के अंदाज की कॉपी करने की रही है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के सियासी महारत को हासिल करना उनके लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है। तेजस्वी जबकि संतुलित है और उनके राजनीति में सबको साथ ले चलने की जो क्षमता है उसको लालू ने परख ली है। अब लालू यादव के सामने दोनों बेटों को साधने की चुनौती है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी का भाषण और ज्ञान तो है ही, लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी तेज प्रताप यादव का भाषण सुना हमने। लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। लेकिन तेज प्रताप के बदले रुख से लालू की परेशानी भी बढ़ गई है। तेज प्रताप अब खुलकर बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। सवाल ये है कि अपनी सियासी विरासत का बंटवारा कर चुके लालू यादव क्या दोनों बेटों की महत्वाकांक्षा को साध पाएंगे या टूट जाएगा लालू परिवार? माना यह जा रहा है कि ये सारा झगड़ा पार्टी पर दबदबे को लेकर चल रहा है। नवंबर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल पूरा होने वाला है। लालू की तबीयत इन दिनों खराब चल रही, हम सब जानते हैं। ऐसे में अगर वो अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर वो जिम्मेदारी किसको मिलेगी? पार्टी की बागडोर संभालने के लिए लालू के दोनों लाल दावा ठोक सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता भी हैं। तेजस्वी छोटे भाई जो कि वो मुख्यमंत्री थे, इसीलिए बड़े भाई तेज प्रताप पार्टी पर अपनी बड़ी भूमिका चाह सकते हैं। और ये लगता है कि लालू के दोनों बेटों की लड़ाई में जगदानंद सिंह मोहरा बने हुए हैं। राजनीति की बिसात में मोहरों और दांव की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। अब दांव से याद आया कि आज विपक्षी दलों की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई थी। इस बैठक में यह तय हुआ कि 2014 के चुनाव के लिए 2024 के चुनाव के लिए सभी दल को एकजुट होना होगा। जो विपक्षी पार्टी जिस राज्य में मजबूत है उसका समर्थन सभी राजनीतिक दल एक साथ मिलकर करेंगे। विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ
20 से 30 सितंबर के बीच देशव्यापी प्रदर्शन भी करेगा, यानी सड़कों पर उतरेगा। 2024 की तैयारी के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष मोर्चा खोलने की तैयारी में है, लेकिन सुलगता सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन होगा विपक्ष का चेहरा। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी की। वो पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के सबसे सुनहरे दिनों की आखिरी याद है। ये है सोनिया गांधी, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। यह है शरद पवार, वो नेता जिनकी तिरछी नजर हमेशा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रही। और ये है ममता बनर्जी, बंगाल की राजनीति में बीजेपी का खेला करके अब जिनका नया नारा है दिल्ली में खेला होबे। मुकाबला करने का दूसरी तरफ ये तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल आज मौका है राजीव गांधी के जन्मदिन का, और ये वो तीन चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2024 में चैलेंज करने के लिए मोर्चा बनाने की अगुवाई कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश की राजनीति में बीजेपी के कदम जमते जा रहे हैं और विपक्ष सिमटता जा रहा है, ये विपक्ष की हर पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। वो पार्टी चाहे कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी हो या फिर ममता, शरद पवार, अखिलेश यादव जैसे रीजनल क्षत्रप हों। यही वजह है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बार बार विपक्ष के मोर्चे की बात हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त है, लेकिन राजनीति में चुनाव का इंतजार महंगा पड़ सकता है। ये बात विपक्ष को समझ में आ चुकी है, तभी तो ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने के बाद तुरंत दिल्ली का रुख किया था। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। अब सवाल यह है कि विपक्ष अगर एक साथ आ भी गया तो इन तमाम पार्टियों के गठबंधन का चेहरा आखिर कौन होगा? क्या वो राहुल गांधी होंगे, क्या वो शरद पवार होंगे, या फिर ममता बनर्जी? ये विजिट हमारा पूरा पार्टी से विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है। दरअसल यही वो सवाल है जिसका जवाब तलाशना विपक्ष के लिए बेहद जरूरी है। बैठकों की ये सारी कवायद भी इसीलिए हो रही है। विपक्ष प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान इसलिए भी नहीं करना चाहता क्योंकि जो भी चेहरा वो सामने करेंगे उसकी तुलना नरेंद्र मोदी से की जाएगी, और मोदी की लोकप्रियता ऐसी है कि उससे विपक्ष का पूरा गणित बिगड़ सकता है। इसीलिए सामूहिक लड़ाई की बात हो रही है। दरअसल ये बात भी विपक्ष समझ चुका है कि अगर बीजेपी के चढ़ते ग्राफ का या नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला करना है तो एक साथ आना होगा। एक साथ तो सब आ जाते हैं मोदी को हराने के नाम पर, लेकिन हराकर सत्ता किसको सौंपी जाए इस पर एकता नहीं दिखाई देती है। तभी हम कहते हैं एक अनार और 100 बीमार, इसी पर फूट पड़ जाती है और इसी पर विपक्षी एकता तार तार हो जाती है। आतंकवादी संगठन हमारे लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए खतरा बन रहे हैं। तालिबान की निगरानी में अल कायदा के लौटने का खतरा बढ़ चुका है, तो वहीं आईसिस भी इस अराजक माहौल में पैर फैला रहा है। कल आपको याद होगा हमने आपको सुनाया था कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कि हमारे पड़ोस में आईसिस आ चुका है। बड़ी बात थी, संयुक्त राष्ट्र में बयान दिया है जयशंकर साहब ने। इस बीच हिजबुल मुजाहिदीन के सलाउद्दीन ने तालिबान से भी अब मदद मांग ली है। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अफगानिस्तान में जीत गया तालिबान। अब हर जगह अराजकता का माहौल है। बेरोजगारी, बर्बादी और तबाही के बीच ही पनपती है आतंक की फैक्ट्री, खासकर तब जब दुनिया के कई देश इस फैक्ट्री में निवेश करने को तैयार बैठे हो। पाकिस्तान से चलते आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन की उम्मीद भी अब तालिबान की वजह से जाग गई है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत ने आगाह किया है कि ISIS समेत कई आतंकी संगठन बेखौफ अफगानिस्तान में गतिविधियां चला रहे हैं। In our own immediate neighborhood, ISIL Khorasan has become more energetic and is constantly seeking to expand its footprint.
this should be taken seriously. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. खूंखार बगदादी का नाम दुनिया भूली नहीं है। ISIS ने बगदादी के नेतृत्व में दुनिया भर में तबाही मचाई थी। अब भी ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अफगानिस्तान में उसे नई जमीन मिल गई है। तालिबान ने अपने लड़ाकों को छुड़ाने के लिए अफगानिस्तान की कई जेलों पर हमला किया, तो इन हमलों में आतंकी संगठन ISIS के आतंकी भी फरार हो गए। हालांकि ISIS इराक और सीरिया में ही मुख्य तौर से सक्रिय है, लेकिन इसके आतंकी दुनिया भर में फैले हुए हैं। ISIS अफगानिस्तान में तो अपना राज जमाना चाहता ही है, बल्कि भारत में भी अपने पांव पसारने की कोशिश में जुटा रहता है। तालिबान ने सत्ता संभालते ही काबुल जेल में बंद ISIS के आतंकी अबू उमर खुरासानी की हत्या कर दी। खुरासानी ISIS का दक्षिण एशिया प्रमुख था, जिसके सहारे ISIS अफगानिस्तान में फैलना चाहता था। अफगानी फौजों ने उसे जिंदा रखा, पर तालिबान ने उसे मारकर दुनिया को संदेश दिया कि वो ISIS के साथ नहीं है। कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि आतंकी संगठन ISIS इराक और अफगानिस्तान में नई भर्तियां कर रहा है। अफगानिस्तान में तो ISIS नाराज तालिबानियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि ISIS को अफगानिस्तान में मजबूत किया जा सके। इसके अलावा नए स्लीपर सेल बनाए जा रहे हैं, ताकि दुनिया भर में आतंक को एक बार फिर से फैलाया जा सके। आतंक के रक्त बीजों से खतरा पूरी दुनिया के लिए है। इस्लामिक स्टेट अब अफ्रीका में ऑनलाइन भर्तियां कर रहा है। आतंक की पेमेंट अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में होने लगी है। ISIL Daesh remains active in Syria and Iraq, and its affiliates are growing in strength, particularly, as we heard from the briefers, in Africa. The financial resource mobilization of ISIL Daesh has become more robust. The flow of funds has continued, and rewards for killing, I believe, are now being paid even in Bitcoin. टेरर फंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट जो होती है, ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होती है, और जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं। जो सिंपैथाइजर्स हैं वो एक दूसरे को पैसा दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है अगर क्रिप्टो करेंसी टेररिस्ट यूज करेंगे। इस्लामिक स्टेट कभी अलकायदा का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अलकायदा के ढहने के बाद इस्लामी स्टेट का उदय हुआ। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों के लौटने के बाद अमेरिका को अलकायदा के भी लौटने की चिंता सता रही है। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान है, जो आतंक को पालता पोसता है। जैश-ए-मोहम्मद के आका मसूद अजहर का रिश्ता तालिबानी नेताओं से भी है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अब भी खत्म नहीं हुआ है। अलकायदा के लौटने की आशंका है, साथ ही इस्लामिक स्टेट भी सिर उठा रहा है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा की तैयारी और मजबूती से करनी होगी। एक बार तालिबान कंट्रोल में आ जाता है अफगानिस्तान के, तो पाकिस्तान शायद यहाँ पे यूज करे ये जो टेररिस्ट के जो ग्रुप्स थे, जो अलग अलग ग्रुप्स इन्होंने जिनको तालिबान को सपोर्ट किया था, उनसे डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो इंडिया के अंदर भी आतंकवाद बढ़ाएं। इंडियन आर्मी को बहुत चौकन्ना होना है, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत ज्यादा चौकन्ना होना है। तालिबान का वादा है कि वो अपनी जमीन से आतंक की गतिविधियां नहीं चलने देगा। अगर ये सच है तो कई मुस्लिम देशों की तरह अफगानिस्तान में भी शरिया से चलने वाली सरकार होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया के लिए अफगानिस्तान नई मुसीबत बनने जा रहा है। ISIS कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में इसका नाम लेकर भारत की चिंता जताई थी। लेकिन तालिबान से भी हमको खतरा है, लेकिन यहां भी उन देशों को ज्यादा खतरा है जिनकी बाँछें तालिबान राज से खिली हुई है, जो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उसकी तहरीक-ए-तालिबान से आतंकी हमलों का खतरा है, जिससे तालिबान के साथ मिलकर वो अंजाम दे सकता है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान विरोध पर जीवित है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार वो हमले भी करता रहा है, कई आतंकी वारदातों का अंजाम भी दे चुका है। इस पर पाकिस्तान की रणनीति तालिबान के जरिए ही तहरीक-ए-तालिबान को काबू में रखना हो सकता है। आज भी बड़ी संख्या में लड़ाके TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के छोड़े गए अफगानिस्तान की कई जेलों से। वहीं चीन को खतरा यह है कि उसके शिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम टेरर का बेस अफगानिस्तान ही रहा है। इस पर चीन भी पाकिस्तान वाली रणनीति अपना सकता है कि तालिबान की हुकूमत के जरिए वो उन आतंकियों को कंट्रोल करे जो उसके देश में उइगर मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। अगर भारत की बात करें
तो आतंकवाद और अफगानिस्तान में चल रहे अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर उसको खतरा है। जिस तरह तालिबान काबुल के भारतीय दूतावास में आज अचानक चला गया, ये भी एक बड़े खतरे की घंटी है कि भारत के साथ तालिबान क्या कुछ करेगा। भारत अभी सारे मामले पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाए हुए है। इंतजार किया जा रहा है कि जो भारतीय इस वक्त काबुल में हैं, अफगानिस्तान में हैं, जो वापस लौटना चाह रहे हैं, उनको सुरक्षित वहां से निकाल लिया जाए। उसके बाद ही भारत अपनी कोई औपचारिक नीति तालिबान की हुकूमत के बारे में अनाउंस कर सकता है। ये तो पड़ोसी देशों की बात हुई, भारत की बात हुई, लेकिन अफगानिस्तान का हाल सबसे बुरा है। उसमें भी अफगान महिलाओं का, उनके लिए जिंदगी कैसे नरक से भी बदतर हो गई है, ये जानने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। खत्म हो गया, पता नहीं अफगानिस्तान कभी कितने साल बाद हम जा पाएंगे या नहीं, शायद मरने के बाद भी हमारा नसीब ना हो। वतन तो है हमारा। 20-25 लोग को आँख निकाला था, उन पे कोई विश्वास नहीं कर सकते। मेरा पापा शहीद हो गया, हस्बैंड शहीद हो गया, सिस्टर शहीद हो गया, तालिबान शहीद कर दिया। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी को आशंका है कि तालिबानी जल्द आकर उन्हें गोली मारने वाले हैं। पाकिस्तान की पॉप सिंगर अरियाना सैयद देश छोड़कर भाग चुकी हैं। बॉलर खालिदा पोपल अपनी किट जला चुकी है। फिल्म मेकर सहारा करीमी को मौत का डर सता रहा है। उनके तालिबान से भागने की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। इन सभी का एक ही डर है, तालिबानी राज में उनकी पहचान गायब हो जाएगी और उनकी जिंदगी बुर्कों के पीछे और तालिबानी कानूनों के नीचे दब। ये डर और खौफ है अफगानी औरतों का, जिन्हें अपना भविष्य तालिबानी खौफ के बूटों के नीचे स्याह नजर आ रहा है। तालिबानी खौफ के आगे बुर्कों की दुकानों पर भीड़ लग गई है। अब फर्क देखिए, ये तस्वीरें साल 2020 की हैं, जब काबुल में वैलेंटाइन डे के मौके पर फैशन शो हुआ और उसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इसके उलट ये है तालिबानी राज की तस्वीरें, जब घर से अकेले निकलने का मतलब ही कोड़े पड़ना हुआ करता था। महिलाओं के पढ़ने की चाहत को कोड़ों की मार के नीचे दबा दिया जाता था या गोली मारकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता था। यही वजह है कि अफगानिस्तान में महिलाएं मार्च निकाल रही, नारे लगा रही हैं और कहीं कहीं तो बंदूकें उठा रही हैं। वहीं तालिबान का नया दावा है कि महिलाओं को काम करने का हक दिया जाएगा। इस नए चेहरे को साबित करने के लिए तालिबानी प्रवक्ता ने टीवी पर इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अगले ही दिन महिला एंकरों को बैन कर दिया। सच सुनिए अफगानी महिलाओं से, जिन्होंने तालिबान का खौफनाक रूप देखा है। अफगानिस्तान से आई जहरा बताती हैं कि उन्हें तालिबान से क्यों डर लगता है। तालिबान ने किडनैपिंग किया था हमारे फैमिली मेंबर को और वहाँ से फिर मर्डर भी किया। हमारे फैमिली मेंबर मेरे 14 साल के चाचा को मर्डर किया मेरे सामने। अब क्या न्यूज़ में दिखा रहे कि लोग सुधर, कभी नहीं सुधर गई है वे लोग। ये महिला नाम तो नहीं बताना चाहती क्योंकि डर है तालिबान ने देखा तो बचा खुचा परिवार भी खत्म हो जाएगा। तालिबान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो कभी ऐसे नहीं चाहते। कह रहे हैं कि घर पे रहो, महिलाएं घर पे रहे। अफगानी महिलाओं को तालिबान पर बिल्कुल यकीन नहीं। जिस देश में महिलाएं खौफ के साए में सांस लेंगी, उस देश को खुलकर जीने और जी भरकर मुस्कुराने का मौका कहां से मिलेगा। दिल्ली से मधिया खान के साथ निवेदिता की रिपोर्ट। तालिबान की तरह एक डरावना सच कोरोना भी है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि आप मास्क जरूर पहनकर रखें। एबीपी न्यूज ने इसके लिए काफी दिनों से #मास्कअपइंडिया नाम की मुहिम चलाई हुई है। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अपनी मास्क पहनी हुई सेल्फी लें, हमको भेजें, हमारे ट्विटर हैंडल पर टैग करें @ABP न्यूज पर। हम आपकी भेजी हुई तस्वीरें यहाँ रोज दिखाते हैं। इंडिया चाहता है में आपकी तस्वीरों को दिखाकर हम बाकी हिंदुस्तानियों से कहते हैं कि आप सब भी इनकी तरह मास्क जरूर पहने। आप लोग हमारे देश के प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसा हम मानते हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहते हैं। आज सुबह मैंने ट्वीट किया और वो शब्द है खुदा। इस पर डॉक्टर राजेंद्र कुमावत ने लिखा है कि हो सकी ना जो कबूल वो दुआ हो तुम मेरी, गजलों के लिए ही सही खुदा हो तुम। आशा तिवारी मिश्रा ने पोस्ट किया है, इंसान के लिए 2 चीजें खास हैं, खुदा का डर और खुदा का दर। खुदा का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा और खुदा का दर रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। खुदा के लिए उनका हर बंदा एक बराबर जैसा है। ऐसे में
कोई अगर उसी खुदा के नाम पर उसके बंदों पर जुल्म करता है तो उससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। पर ऐसा हो रहा है अफगानिस्तान में, जबकि उस खुदा ने तो ये ज़मीं प्यार के लिए ही बनाई थी। वो प्यार अगर रवायतों को तोड़ भी दे तो भी उसको कबूल होता है, खुदा गवाह है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।